हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एग्जाम हब के जीरो टू हीरो सीरीज के अगले क्लास में। पिछली क्लास जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसमें हम लोगों ने साइंस के जीव विज्ञान पर आधारित जो जीव विज्ञान की नींव है सेल के बारे में हम लोगों ने जाना था। और ये जाना था कि कोशिकाएं प्रमुख रूप से कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। और इसमें हम लोगों ने एक चीज ये भी पढ़ी थी कि जो प्रोकैरियोटिक है उसमें जो केंद्रक होता है वो प्रिमिटिव टाइप का, और यूकैरियोटिक में जो केंद्रक होता है वो वेल डेवलप्ड मतलब पूर्ण विकसित। अब प्रिमिटिव और पूर्ण विकसित में फर्क भी आपको बताया गया था। प्रिमिटिव का मतलब यह है कि ऐसा केंद्रक जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, और वह केंद्रक जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस मतलब केंद्र का दोनों उपस्थित हो, उसको वेल डेवलप्ड केंद्रक कहते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जो सेल ऑर्गेनेल्स मतलब कोशिका के अंगों की। आपको उस दिन बताया था कि कोशिका जो है छोटे छोटे कणों, या ये कह सकते हैं कि कणों से मिलकर के बनी है। उन कणों को सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग कहते हैं। अब कोशिकांग जो है भैया, प्रमुख रूप से कोशिकांग जो है अगर उनको डिवाइड किया जाए तो ये दो टाइप के कुछ कोशिकांग हैं जो जिनके चारों ओर भित्ति पाई जाती है, मतलब भित्तीय कोशिकांग, या अंग्रेजी में अगर बोले तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन मेम्ब्रेनस, मतलब जिनके चारों ओर कोई भित्ति नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेनस या अभित्तीय कोशिकांग मतलब कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनके चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है, और कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जिनके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। वो कण के रूप में साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। अब देखिए कि हम लोग काहे की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनेल्स मतलब कोशिकांग की। कोशिकांग कितने? दो प्रकार के, एक मेम्ब्रेन बाउंड और दूसरे जो हैं वो विदाउट मेम्ब्रेन या नॉन मेम्ब्रेनस, जो भी आप बोले। एक मेम्ब्रेन बाउंड और दूसरे क्या है? विदाउट मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन बाउंड जो है ये, इनको अगर बांटा जाए तो ये दो टाइप के मिलेंगे आपको। कुछ ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको सिंगल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? सिंगल मेम्ब्रेन। और कुछ ऐसे हैं जिसमें कैसी डबल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी। ठीक, अब सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन, ये दो टाइप की हमको मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं वो दो टाइप के मिले, एक सिंगल मेम्ब्रेन, एक डबल मेम्ब्रेन। अब देखते हैं कि सिंगल मेम्ब्रेन कौन है और डबल मेम्ब्रेन्स कौन से हैं। तो सिंगल मेम्ब्रेन के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपकी हो गई वैक्यूओल। क्या है? वैक्यूओल मतलब रिक्तिका। दूसरा आपका है ER, या इसको फुल फॉर्म में लिखें तो, अगर फुल फॉर्म लिखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है अंतःद्रव्यी जालिका। क्या है? अंतःद्रव्यी जालिका। अगला जो है वो है गोल्गी बॉडीज मतलब गाल्जी काय। फिर उसके बाद में अगला आएगा आपका लाइसोसोम, फिर मीसोसोम ना माइक्रोबॉडीज एक्सेट्रा। मतलब इसके अंतर्गत वे सभी कोशिकाएं आएंगे जिनमें सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब अगर डबल मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ मेन रूप से 3। पहला माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा जो आएगा वो आएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। तीसरा जो आएगा आपका वो होगा, देखो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद में जो तीसरा आएगा वो प्रमुख रूप से है क्या? न्यूक्लियस। मतलब ये जो 3 कोशिकाएं हैं प्रमुख रूप से ये सब क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन। मतलब इनके चारों ओर जो भित्ति पाई जाएगी वो डबल लेयर होगी। अब अगर विदाउट मेम्ब्रेन की बात करें तो विदाउट मेम्ब्रेन में भैया एक तो आता है राइबोसोम। दूसरा जो आता है न्यूक्लियोलस और तीसरा जो आएगा वो आएगा सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल की बात है तो सेंट्रियोल आप जब क्रोमोसोम पढ़ेंगे तब वहां समझ में आएगा। मतलब जो 3 ये अंग हैं वो कैसे हैं? जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, या आप ये कह सकते हैं कि ये सारे कैसे हैं? पार्टिकल्स के रूप में, कण के रूप में। कैसे हैं? पार्टिकल्स यानी कि कण के रूप में। इसमें से जो भी आपको नोट करना है वो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। हम लोग विस्तृत रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानेंगे। क्या के बारे में? प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब या आप ये कहें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो देखिए उस दिन आपको बताया गया था कि प्रोकैरियोटिक 2 शब्दों से मिलकर के बना प्रो प्लस कैरियोटिक। हालांकि आज की डेट में वर्तमान समय प्रो का मतलब होता है स्पेशल, मतलब एडवांस, लेकिन जो यहाँ पे है प्रो का मतलब है प्रिमिटिव। क्या है? प्रिमिटिव। और कैरियोटिक कैरियन शब्द से मिलकर के बना, कैरियन से बना है। ऐसे बना कैरियन से। अब प्रिमिटिव को अगर हिंदी में देखें तो आर्ट और कैरियन का मतलब केंद्रक। कैरियन का मतलब क्या है? केंद्रक। यानी कि अगर हम लोग एक लाइन में बात करें तो वह कोशिका क्या है? कि वह कोशिका जिसमें आद्य केंद्रक, जिसमें कैसा केंद्रक? आद्य केंद्रक, या ये कहें हम कि जिसमें अथवा क्या कहें? जिसमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो प्रकृति में जितने भी क्या है? बैक्टीरिया, जितने भी क्या है? बैक्टीरिया। प्रकृति में जितने भी बैक्टीरिया है वो सारे के सारे कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा अगर हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। मतलब जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं और बैक्टीरिया हैं वो सब कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक। मतलब इनमें जो केंद्रक पाया जाएगा वो अविकसित केंद्रक पाया जाएगा।
अब अविकसित केंद्रक क्या होता है ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए इतना नोट करें। नोट कर लिया। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे आगे की। आगे क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब देखिए, यानी कि पी के सेल्स, अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं कि पहले पॉइंट में तो आप यही लिखिए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वो इनमें केंद्रक, पहला पॉइंट जो है वो आएगा कि केंद्रक अल्प विकसित होता है, केंद्रक अल्प विकसित होता है। दूसरा पॉइंट PPLO यानी कि माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या सेल वाल यानी कि कोशा भित्ति, सेल वाल यानी कि कोशा भित्ति पाई जाती है। उसके बाद अगले पॉइंट में अगर बात करें तो ये विभिन्न आकार के होते हैं, विभिन्न आकार की होती है, जैसे एज रॉड लाइक मतलब छड़नुमा, जैसे बैक्टीरिया, क्या है बैक्टीरिया। और दूसरा अगर देखो तो कामा जैसी, जैसे हिंदी में हम लोग कामा लगाते हैं, कामा जैसी में एक बैक्टीरिया आता है विब्रियो, नाम सुना होगा आपने, विब्रियो कोवेरी, जो कॉलरा डिसीज के लिए उत्तरदायी है। इतना नोट करें। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, क्या है, जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उनमें जो केंद्रीय पदार्थ या ये कहें आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो जीव द्रव्य में सीधा पड़ा रहता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इनका जो आनुवांशिक पदार्थ है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन, आनुवांशिक पदार्थ के चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। आनुवांशिक पदार्थ के चारों ओर क्या है कि कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। अगला जो इनका जीनोमिक डीएनए, इनका जो जीनोमिक डीएनए है, जीनोमिक डीएनए क्या है? जीनोमिक डीएनए मतलब आनुवांशिक पदार्थ जो है वो प्रमुख रूप से सर्कुलर यानी कि चक्रीय होता है। प्रमुख रूप से क्या है? चक्रीय होता है। अब आगे देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनमें जो केंद्रीय पदार्थ है, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में या कहें कि कुछ जो बैक्टीरिया हैं
कुछ बैक्टीरिया जो है उनमें जो केंद्रीय पदार्थ है, केंद्रीय पदार्थ, कुछ बैक्टीरिया में केंद्रीय पदार्थ के अतिरिक्त भी एक छोटा, या आप ये कहें कि अपेक्षाकृत छोटी आनुवांशिक संरचना पाई जाती है, आनुवांशिक संरचना पाई जाती है। और ये जो आनुवांशिक संरचना है, ये आनुवांशिक संरचना अपेक्षाकृत छोटी आनुवांशिक संरचना, इस संरचना को भाई साहब प्लाज्मिड क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ये वही प्लाज्मिड है जिसका इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी में विस्तृत रूप से किया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बिना कोई भी वैक्सीन या कोई भी शोध जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो नहीं हो सकता। अगला पॉइंट जो आएगा वो आएगा भैया ये कि इनकी जो सिरवाल होती है, सब में नहीं, हालांकि सभी में नहीं होती है, पर सिरवाल जो होती है, वो कुछ जगह पर स्पेशल टाइप से, कुछ जगह पर स्पेशली इनकी सिरवाल कुछ जगह पर स्पेशली क्या है, डिफरेंशिएट हो जाती है। मतलब स्पेशल टाइप से मॉडिफाई होकर एक संरचना बनाती है, जिस संरचना को कहा जाता है मीसोसोम। मॉडिफाइड होकर के एक संरचना बनाती है जिस संरचना को मीसोसोम कहा जाता है। अब मीसोसोम का यूज क्या है, ये सब आप लोग कमेंट में हमको बताएंगे। अगर आपके कमेंट नहीं आते हैं तो फिर अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आपका HW है कि मीसोसोम का कार्य क्या है, ये आप लोग कमेंट में पता करके बताएंगे। अब आइए हम लोग एक प्रारूपिक जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका देख लेते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल का निर्माण करें तो कुछ इस तरह से बनेगी। ये प्रारूपिक बैक्टीरियल सेल, या आप कहें कि प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये हो गई। ये प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका, या आप ये कहें कि ये एक प्रारूपिक बैक्टीरियल सेल। प्रारूपिक बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें और ये पड़ा भैया आपका जीनोमिक डीएनए। क्या है? जीनोमिक डीएनए, या एक है आनुवंशिक पदार्थ। अब जो आपने स्पेशल संरचना की बात की थी अभी मीसोसोम की, वो कुछ इस तरह से यहाँ पड़ा होता है। अब देखिए ये क्या है? आउटर सेल वॉल, ये फ्लैजेला, ये इसका साइटोप्लाज्म,
ये जो आपको कण दिखाई दे रहे हैं ये है राइबोसोम, प्रमुख रूप से 70S टाइप। अभी ये भी आपको बताएंगे कि राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, 70S और 80S। और ये जो है आपका वो है जीनोमिक मटेरियल। क्या है? जीनोमिक मटेरियल। अब मेरे ख्याल से वनडे एग्जाम जितने भी हैं उनमें अगर प्रोकैरियोटिक सेल से कुछ भी पूछा जाएगा पीके से, तो जाहिर सी बात है इसके अलावा शायद कुछ भी नहीं आना चाहिए। यहाँ तक बात थी उन कोशिकाओं की जिनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स या आद्य टाइप की कोशिकाएं कहते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं जो दूसरे टाइप की कोशिकाएं हैं, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स। क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स में आपको पिछली क्लास में हमने बताया था यू प्लस कैरियन। क्या है? यू प्लस कैरियन, मतलब यू का मतलब है न्यू, या आप ये कह सकते हैं कि डेवलप्ड। क्या है? डेवलप्ड। और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अब अगर इसकी डेफिनेशन परिभाषा की बात करें तो वह कोशिकाएं जिनमें एक पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। वह कोशिकाएं जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बैक्टीरिया और वह नीले हरे शैवाल को छोड़कर सभी जीव, बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल को छोड़कर सभी जीव कहाँ आते हैं? पूर्ण विकसित केंद्रक में। मतलब बैक्टीरिया को छोड़ दें और साइनोबैक्टीरिया को छोड़ दें तो प्रकृति में जितने भी जीव हैं, वो चाहे पेड़ पौधे हों, मनुष्य हो, जानवर हो, जितने भी जीव हैं वो सब कहाँ आते हैं? पूर्ण विकसित केंद्रक के अंतर्गत, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स में। अब यूकैरियोटिक सेल्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखिए, जो परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखते हैं कि पहला पॉइंट यही है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इनके जीव द्रव्य में विभिन्न भित्तियुक्त कोशिकांग, विभिन्न भित्तियुक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। विभिन्न भित्तियुक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनमें एक पूर्ण विकसित या भित्तियुक्त केंद्रक उपस्थित होता है। क्या होता है? भित्तियुक्त केंद्रक उपस्थित होता है। अगला जो पॉइंट है,
अगला पॉइंट है कि जो टीके मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, अगला पॉइंट जो आता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, उनमें यह आएगा कि जो कोशिकांग हैं उनमें से कुछ कोशिकांग इनके कुछ कोशिकांगों के पास स्वयं का आनुवांशिक पदार्थ होता है, स्वयं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब स्वयं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब देखिए, अब क्या है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं, वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं ये प्रमुख रूप से क्या है कि दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक पादप कोशिका और दूसरी जंत कोशिका। यूं तो अंतर कई पाए जाते हैं, लेकिन आप प्रमुख अंतर जो है वो हम करते हैं कार्य में। एक तो प्लास्टिड, दूसरा वैक्यूल और तीसरा सेल वॉल। ये तीन अंतर प्रमुख है, प्लास्टिड, वैक्यूल और सेल वॉल। तो ये पादप कोशिका में पाया जाएगा, जंत कोशिका में अनुपस्थित। ये वैक्यूल्स जो है पादप कोशिका में उपस्थित होती हैं, जंत कोशिका में अनुपस्थित। सेल वॉल पादप कोशिका में उपस्थित, जंत कोशिका में अनुपस्थित। तीन चीजें प्रमुख रूप से इनमें जो अंतर है पादप और जंत कोशिकाओं में, वो प्रमुख रूप से तीन यही अंतर है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और कोशिकांगों की बात करते हैं। सबसे पहला जो कोशिकांग है वो है सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन या एक है कोशाभित्ति। सेल मेम्ब्रेन या कोशाभित्ति। अब कोशाभित्ति के बारे में देखिए, जैसे कि अगर हमारे शरीर से स्किन हटा दी जाए तो क्या है, हमारा पता चला ब्लड इधर बह रहा है और जो 70% वाटर है वो इधर बह रहा है, लसिका उधर जा रही है, नसें उधर जा रही हैं। तो उसी तरह से सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि कोशिका के सभी अंगकों को संगठित रखना। कोशिका के सभी अंगों को क्या करना है? संगठित रखना। ठीक। अब देखिए, जब माइक्रोस्कोप मतलब 1950 में सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। ठीक। और अगला पॉइंट
ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसी को भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो जो बनी होती है सेल मेम्ब्रेन प्रमुख रूप से लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनती है। ऐसे बनती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनती है। अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन के की संरचना मतलब स्ट्रक्चर और कंपोजिशन एंड संगठन की बात करें तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। तो पहला मत आया साल था 1935, साल 1935 और डेनियल डेविसन मॉडल, एक मॉडल प्रस्तुत किया डेनियल डेविसन मॉडल आया। इसके संगठन और संरचना को समझने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया सन 1935 में, जिसको डेनियल डेविसन मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरह से होती है। इसमें डबल लेयर जो होती है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, उसके बाद में यह है ग्लोबुलर प्रोटीन, उसके बाद में उसी के बीच में लिपिड की डबल लेयर्स कनेक्ट होती हैं, डबल लेयर्स लिपिड की कनेक्ट होती हैं। ये था कौन सा है, डेनियल डेविसन मॉडल। क्या है, डेनियल डेविसन मॉडल, जो साल 1935 में दिया गया। इसमें बताया गया कि जो सेल वॉल है उसमें दो लेयर्स होती हैं जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बनी होती हैं। ऐसे बनी है ग्लोब्यूलर प्रोटीन से, और उसके बाद में उनके बीच में फंसी होती है लिपिड बाइलेयर फंसी होती है। अब इसके बाद फिर अगला मॉडल जो आया वो आया साल वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मॉडल है जिसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और ये मॉडल आया सन 1955। मॉडल का नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यह सन 1955। इस मॉडल के अनुसार क्या था, इस मॉडल को दिया किसने था, रॉबर्टसन नामक साइंटिस्ट ने यह मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जो सेल वॉल है उसमें फाइब्रस प्रोटीन की दो लेयर होती हैं और उन लेयर्स के बीच में लिपिड की बाइलेयर कनेक्ट होती है। कुछ इस तरह से लिपिड की बाइलेयर कनेक्ट होती है, मतलब डबल लेयर में पाई जाती है फाइब्रस प्रोटीन, फिर उसके बाद में लिपिड की बाइलेयर उस फाइब्रस प्रोटीन के बीच में फंसी होती है। ये इस तरह से, इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। ये जो आप कहें ये क्या है, प्रोटीन फाइबर्स, प्रोटीन के फाइबर है और इनके बीच में ये जो है वो क्या है, लिपिड की बाइलेयर फंसी रहती है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने विकास किया वैसे वैसे सारे मॉडल अपने आप ध्वस्त होते रहे। और फिर आए वैज्ञानिक सिंगर और निकोल्सन। कौन आया, सिंगर और निकोल्सन। इसकी संरचना और संगठन के लिए दिया, वो साल था 1972 और वैज्ञानिक थे सिंगर एंड निकोल्सन। इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के आधार पर क्या है कि पहला पॉइंट जो आएगा वो ये आएगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड
लिपिड की दोहरी परत पाई जाती है, मतलब लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। उसके बाद में जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन ठीक उसी प्रकार इस लिपिड की दोहरी परत में, ठीक उसी प्रकार इस लिपिड की दोहरी परत में धसे होते हैं, जैसे समुद्र में बर्फ के बड़े टुकड़े, बर्फ के क्या है, बड़े टुकड़े, ठीक, बर्फ के बड़े टुकड़े, नोट करें। नोट हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट जो है, इसमें प्रोटीन्स जो होती हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। प्रोटीन्स जो पाई जाएंगी वो दो प्रकार की, प्रोटीन्स इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अभी इनका आपको काम भी समझ में आ जाएगा। प्रोटीन जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इतना नोट करिए, उसके बाद फिगर देखिए, तब आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं, इनके मॉडल का फिगर बनाते हैं। फिगर कुछ इस तरह है भैया कि ये हो गई प्रोटीन। ये सारी प्रोटीन्स कैसी हैं, एक्सट्रिंसिक, और ये प्रोटीन्स जो है वो है इंट्रिंसिक, और ये है भैया लिपिड की बाइलेयर, ये लिपिड की बाइलेयर। ये आपकी लिपिड बाइलेयर। और ये जो प्रोटीन्स हैं भैया, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, ये एक प्रकार की मूवमेंट करती हैं, लैटरल मूवमेंट। ये जो प्रोटीन्स हैं, इसमें जो प्रोटीन्स हैं, तो एक प्रकार की मूवमेंट करती हैं जिसको लैटरल मूवमेंट, एक प्रकार की लैटरल मूवमेंट करती हैं जिसको फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। और ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो होती है, ये प्रमुख रूप से इसलिए की जाती है ताकि फ्लूइड को अंदर और बाहर भेजा जा सके। फ्लूइड को कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर आवश्यकता पड़ने पर भेजा जा सके। इतनी बातें आपको समझ में आई।
देखिए, ऐसा है कि अभी नई नई शुरुआत है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं क्लास में आपको अनुभव की कमी नज़र आ रही हो, ऐसा हो सकता है। तो जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी आपके सुझाव हैं, जो आपको लगता है कि इस क्लास में हमें ये सुधार करना चाहिए, तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हमें अपने सुझाव दें। हम उन पर विचार करेंगे और जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि आपके दिए गए सुझावों को जल्द से जल्द अप्लाई करें और आपको एक बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएं। बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। से बताएं।